शांति अपनी बहू और बेटे के साथ रहा करती थी। शांति का परिवार बेहद गरीब परिवार था। उसका बेटा मजदूरी करता और शांति भी घर चलाने के लिए अचार बनाकर बेचा करती। लेकिन ठंड के समय में भी शांति का अचार अच्छा खासा बिक तो रहा था। लेकिन शांति को अब सर्दी की वजह से अचार बनाने में दिक्कत आ रही थी। बहू, इस मौसम में ये गाजर गोभी ठीक से सूखेंगे नहीं तो मैं अचार कैसे बना पाऊंगी? और कई जगह मुझे अचार भी देने जाना है। माँ जी, अब क्या कर सकते हैं? ये ठंड आज तो क्या पूरे 2 महीने नहीं जाने वाली है। ऐसे ही गाजर और गोभी में हवा लगाकर काम चलाना होगा। लेकिन बहू, इससे अचार कच्चा सा लगता है। ऐसा लगता है आज ही गाजर काटी हो और उसमें मसाला मिला दिया हो। माँ जी, अचार में आप नमक या ज्यादा से ज्यादा सिरका डाल दीजिए, जिससे वो गल जाए। हाँ बहू, ये तो ठीक कह रही है। इस अचार में सिरका और नमक डालना होगा जिससे ये गल जाए और इसमें हम मसाला डाल दें। शांति बहुत मेहनती थी। वो अपना घर चलाने के लिए सुबह से ही अचार के कामों में लग जाती। गर्मी के मौसम में शांति के हाथों के आम और नींबू के अचार फेमस थे और सर्दी में शांति का गाजर और गोभी का अचार काफी ज्यादा बिकता था। अरे शांति, तू भी ना जाने कितना काम करती है। इस उम्र में आराम बहुत ज्यादा जरूरी है तेरे लिए। अरे तो कैसी बात कर रही है? फिर मैं क्या करूं? सबकी तरह सर्दियों में रजाई पकड़ लूं? अरे हम गरीबों को घर चलाने के लिए सर्दी हो बरसात हो सब कुछ भूल कर काम करना होता है। तब जाके तो 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ होता है। ये तो तू ठीक कहती है। वैसे इस मामले में मैं ठीक हूँ। मेरे दोनों बेटे ही मुझे कुछ करने ही नहीं देते हैं। करने नहीं देते या तो करना नहीं चाहती? तुझे लोगों के घर घर जाकर चुगली करने से फुर्सत हो तभी तो तू किसी काम पर ध्यान देगी। खैर, ये सब बातें छोड़ और बता, तू यहाँ किस काम से आई है? अरे शांति, तू कहना क्या चाहती है? मैं सिर्फ काम से ही आती हूँ। अरे मैं तो तेरे हाल चाल लेने आई थी, लेकिन तूने मुझे ना जाने क्या समझ रखा है। चल ये सब छोड़, थोड़ा सा अचार दे दे। आज बहू ने अच्छी सब्जी नहीं बनाई है। अब आई ना लाइन पर। और देख, आज तो मैं तुझे थोड़ा सा अचार दे रही हूँ, लेकिन इस अचार के भी पैसे लगते हैं। तो तू अगली बार आई हो ना तो मांगने की बजाय खरीद के ले जाइयो। समझी तू? यही तो रह गया था शांति अपने बीच, पैसों की दीवार। क्यों है ना? अब तू मुझे इतना सा अचार नहीं दे सकती। सही है शांति, एकदम सही है। लोगों को बातों में फंसाना तो कोई तुझसे सीखे। चल रुक जा, देती हूँ तुझे अचार। शांति अचार को पैक करने के बाद देर शाम ही अचार बेचने निकल जाती है और कुछ घंटों बाद घर आती है। बहू, 1 कप चाय तो बना दे। बाहर तो इतनी सर्दी है कि बाहर जाने का मन ही नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि बाहर जाने में मौत आ जाएगी। हाँ माँ जी, बाहर तो है ही इतनी सर्दी। अब मैं आपके लिए भी चाय बना देती हूँ। चंदा अपनी सास शांति के लिए चाय बनाती है और खुद भी अपनी सास के साथ चाय पीने बैठ जाती है। शांति अपनी बहू से बात करती हुई कहती है, बहू, भगवान की दुआ से अचार का अच्छा काम चल रहा है। बस ये सर्दियाँ किसी तरह निकल जाए। सर्दी के कारण तो मेरे हाथ पाँव सुन्न हो गए हैं। तो माँ जी, आपसे इसलिए तो कहती हूँ सिर्फ दोपहर में ही आप अचार बेचने जाया करो। लेकिन आप भी है ना कि मेरी सुनती ही नहीं हो। बहू, तू तो जानती है ना, दोपहर में आधे से ज्यादा लोग तो मिलते ही नहीं हैं। सब ठंड में छुप कर बैठे होते हैं अपने घर में। हाँ माँ जी, ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। शांति अपने बुढ़ापे के कारण हार रही थी। ठंड में उसके हाथ पांव काम नहीं कर रहे थे और उसका अचार का काम अच्छा चल रहा था, जिससे कि वो अपना घर भी चला रही थी। ऐसे ही एक रोज शांति गाजर और गोभी दोनों को काटकर अपनी छत पर डाल कर आती है ताकि उसमें हवा लग जाए और शांति उसमें तेल मसाला डाल सके। लेकिन जब शांति शाम में छत पर जाती है तो वहाँ ना तो गोभी होती है और ना ही गाजर। अरे, गाजर गोभी जो मैंने सुखाने के लिए रखे थे वो कहाँ गए? बहू तो कब से अपने काम में लगी हुई है। वो मेरे अचार को हाथ क्यों लगाएगी? तो कहाँ गए मेरे गाजर और गोभी? कहीं रज्जो तो उठा के नहीं ले गई? क्या हुआ माँ जी, कुछ ढूंढ रही हो क्या आप? और इतनी परेशान क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? अरे बहू, जो आज तक नहीं हुआ आज वो कैसे हो गया? छत पर गाजर गोभी जो मैंने सुखाने के लिए डाले थे वो कहाँ है? मुझे तो उस रज्जो पर शक हो रहा है। जरूर वही लेकर गई होगी। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? लेकिन उसका होगा भी क्या? गोभी की तो सब्जी बन सकती है, लेकिन गाजर का क्या करेंगे रज्जो काकी?
अरे क्या बात है, आजकल तुम लोग मुझे बहुत याद करते रहते हो। क्यों बहू, क्या बात हो गई जो मेरा नाम के गीत गाए जा रही है? कुछ नहीं रज्जो काकी, कुछ भी तो नहीं। वैसे आपका यहाँ किस काम से आना हुआ? ये ले, मैंने गाजर का हलवा बनाया है, अब खाकर बता कैसा है। अपने हाथों से बनाया है। मेरा राजू गाजर ले आया था बाजार से, तो मैंने भी गाजर का हलवा बना दिया। माँ जी, गाजर का हलवा बन गया। अरे बनता तो इसकी सब्जी और जूस भी है, लेकिन पसंद तो मुझे गाजर का हलवा ही है। अरे क्या बात है रज्जो, वैसे अच्छा होता ना चोरी करके ना बनाती बल्कि उसे खरीद लेती। अरे शांति, तो कहना क्या चाहती है कि मैंने तेरी गाजर चुराई? ना ना, मैं तो छत पर जाती भी नहीं। लो, खुद ही बक दिया रज्जो काकी ने कि इन्होंने हमारी गाजर चुराई है, और वो भी छत से। ये हलवा इधर दे। और हाँ, पहले तो चोरी करना सीख ले, उसके बाद ही चोरी करियो। किसी दिन चोरी करते हुए पकड़ी गई ना तो बेमौत मारी जाएगी। एकदम सही कह रही हो माँ जी। आप माँ जी से क्यों नहीं सीखती कि चोरी कैसे की जाती है? वैसे भी एक दोस्त दूसरे दोस्त की परछाई होता है। क्यों माँ जी? अच्छा होगा कि तू यहाँ से जाकर किचन में अपने काम पर ध्यान दे। और रज्जो, तू ये गाजर का हलवा तो मैं रख रही हूँ, लेकिन मेरी गोभी वापस कर जा। और दोबारा तूने अगर मेरे छत पे से कुछ चुराने की कोशिश की ना तो मैं भूल जाऊंगी कि मैं तुझे जानती भी हूँ। मैंने तो तुझे अपना समझकर ही तेरी छत से गाजर गोभी उठाए थे, लेकिन तू भी मुझसे ऐसी बात कहेगी तो मैं किसे अपना कहूँगी? अभी नौटंकी कम कर और जा यहाँ से, इससे पहले कि मुझ में काली माता समा जाए। अब शांति और ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसे शाम में अचार देने जाना था, लेकिन शांति की पड़ोसन रज्जो ने तो गाजर और गोभी ही चुरा लिए थे, जिस वजह से शांति अचार नहीं बना पाती। अब अगले रोज शांति अचार के कई सारे डब्बे बनाकर अचार को धूप लगाने के लिए छत पर डाल आती है। माँ जी, अचार तो आपने छत पर रख दिया है, लेकिन आप तो जानती हो ना कि रज्जो काकी की बहू पेट से है। कहीं उसे अचार की खुशबू लगे और आपके अचार का सत्यानाश हो जाए। 2 दिन पहले ही वो अपनी बहू के लिए अचार का भरा डिब्बा ले गई थी, वही अचार उसका 1 महीने से ज्यादा चल जाएगा। लेकिन माँ जी, नियत का क्या, वो तो कभी भी खराब हो सकती है ना। और आप तो रज्जो काकी और उनकी बहुओं से अच्छे से वाकिफ हो। चंदा जैसा कहती है वैसा होता भी है। अब देर शाम शांति अपने डब्बों को छत से लाने पहुंचती है तो वहाँ सिर्फ 3 ही डब्बे होते हैं और बाकी के डब्बे गायब थे। अब शांति सीधे रज्जो के घर जाती है तो वो देखती है कि उसकी बहू बैठकर अचार खा रही थी। अरे रज्जो, वाह, तुम दोनों सास बहू की आदत नहीं जाएगी मेरी अचार चुराने की। आज तो तेरी बहू ने ही अचार का डिब्बा गायब कर दिया। अरे तू चाहती क्या है कि मैं अपने अचार का काम बंद कर दूं? ये तो मेरे मरने के बाद ही होगा। शांति, शांत हो जा। मैंने खुद ही बहू को खूब सुनाया है, वो पेट से है और अचार देख उसे लालच आ गया। तू चाहे तो पैसे ले ले, लेकिन उसे कुछ मत कह। उसने जो किया वो गलत तो है ही। रज्जो तो थी ही ऐसी, लेकिन शांति भी अपने काम को लेकर बहुत जिद्दी थी। वो भी अब छत पर बैठ जाती, लेकिन वो अचार बनाने का काम बंद नहीं करती। हालांकि अब तो शांति की बहू चंदा भी अपनी सास के गाजर गोभी का अचार बनाने में उसका साथ दिया करती। रंजना एक बहुत ही खूबसूरत और तेज किस्म की लड़की थी, लेकिन इसकी एक बहुत ही बुरी आदत थी। वो हर किसी की जेब काट दिया करती। वो अपनी माँ रीना और पिता राकेश के साथ भोपाल में रहा करती थी। उसके माता पिता भी इसके इस आदत से परेशान रहते थे। हालांकि वो अपने घर में ये काम नहीं किया करती थी, पर घर के बाहर निकलते ही उसका ये काम शुरू हो जाता। इस सब की वजह से उसका रिश्ता भी कहीं तय नहीं हो पा रहा था। ऐसे ही एक दिन उसके लिए दिल्ली से एक रिश्ता आता है। वो लोग रंजना को देखने उसके घर आते हैं। ऐसे में रंजना के पिता राकेश उनसे कहते हैं, जी आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। वैसे भी यहाँ सब लोग आपको इतने अच्छे से जानते हैं कि किसी को कोई तकलीफ होने ही नहीं देते। कहीं इन्हें रंजना की सच्चाई तो पता नहीं लग गई? जी आप कहना क्या चाहते हैं? किसी ने आपसे कुछ कहा है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वो तो हम बस मजाक कर रहे थे। ओह, मैं तो घबरा ही गया था। अच्छा ये सब छोड़िए, आप अपनी बेटी तो दिखाइए हमें। अरे रंजना की माँ, जरा बिटिया को ले आओ। फिर रीना रंजना को उनके सामने लेकर आती है।
राजू उसे देखकर उस पर पहली नजर में ही फिदा हो जाता है। उसके घर वालों को भी रंजना काफी पसंद आती है। फिर वो लोग बातचीत करके वहाँ से चले जाते हैं और कुछ दिनों बाद उनकी शादी हो जाती है। अब रंजना का घर बार, रहन सहन सब कुछ बदल गया था, लेकिन उसकी जेब कतरने वाली आदत बिल्कुल भी नहीं बदली। ऐसे ही एक दिन उसकी सास उसे किसी काम से बाहर भेज देती है। जैसे ही वो ये सुनती है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसे हाथ साफ किया काफी समय हो गया था। कुछ देर बाद वो बाहर जाती है और इधर उधर देखने लगती है, लेकिन उसे वहाँ ऐसा कोई नजर नहीं आता जिसकी वो जेब साफ कर सके। इससे परेशान होकर वो अपने घर आ जाती है और अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन रंजना को कोई इंसान नहीं मिलता जिसकी वो जेब काट सके। इसकी वजह से वो अंदर ही अंदर पागल हो रही होती है। इसलिए वो अब घर में ही ताका झाकी करने लगती है और अपने पति की ही जेब साफ कर देती है। जब राजीव अगले दिन अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है तो देखता है कि उसकी जेब में से सारे पैसे गायब है। तो वो रंजना से इसके बारे में पूछता है। रंजना, क्या तुमने मेरी जेब से पैसे लिए हैं क्या? नहीं राजीव जी, अब मैंने तो नहीं लिए। क्यों, क्या हुआ? यार मेरी जेब में तो 1 रुपया भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए सब। हो सकता है जब आप कल घर वापस आ रहे हो तभी कहीं गिर गए हो। है हाँ, हो सकता है, शायद तुम सही कह रही हो, ऐसा ही हुआ होगा। चलिए कोई बात नहीं, अब आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। हाँ, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। इसके बाद रंजना कुछ दिनों तक राजीव की जेब से पैसे नहीं निकालती ताकि उसे शक ना हो, लेकिन उसने अपनी सास की अलमारी में से पैसे निकालने शुरू कर दिए और उसकी सास को कानो कान खबर तक नहीं होती। पर एक दिन रानी अपनी अलमारी में से किसी काम के लिए कुछ पैसे निकालने जाती है तो वो देखती है कि उसमें पैसे है ही नहीं। फिर वो रंजना को बुलाकर उससे कहती है, देख बहू, अलमारी में मैंने कुछ पैसे रखे थे, अब वो यहाँ है ही नहीं। माँ जी, आप मुझ पर शक कर रही है क्या? देख बहू, तू रो मत है, मैं तुझ पर शक नहीं कर रही हूँ या कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, है बस पूछ ही तो रही हूँ। नहीं माँ जी, मुझे सच में कुछ नहीं पता इस बारे में। चल कोई नहीं, तू रो मत। अब कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और रंजना समझ जाती है कि घर में सफाई करना ठीक नहीं है, यहाँ उस पर सीधा शक जाएगा। इसलिए वो फिर बाहर जाने के बारे में सोचती है। ऐसे ही एक दिन रंजना अपने शिकार की फिराक में मार्केट में चक्कर काट रही थी तो उसे एक बहुत ही अच्छे घर की औरत दिखी जिसने काफी सारी मोटी मोटी सोने की चेन और हीरे की अंगूठियां पहनी हुई थी। उसको देखकर रंजना का मन मचल जाता है और वो उसका पीछा करने लगती है, जिसके बाद मौका पाते ही उसका सब सामान साफ करके वहां से 9-2-11 हो जाती है। वो औरत रंजना को पकड़ने की भी कोशिश करती है, लेकिन मोटी होने की वजह से उसे पकड़ नहीं पाती और फिर रंजना अपने घर आ जाती है और देखती है कि वो जिसको लूट कर आई है वो औरत उसकी सास से बातें कर रही है। ये देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। इतने में रानी उसे देख लेती है और उसे आवाज लगाती है, अरे बहू, आ गई तू, इधर आ जल्दी, देख कौन आया है। जी माँ जी, अभी आई। ये औरत तो मुझे पहचान लेगी मेरे पास आते ही। जल्दी आओ ना, क्या सोच रही है वहाँ खड़ी खड़ी? जी माँ जी, अब मैं सोच रही थी कि इनके लिए कुछ खाने को ले आती हूँ, इतनी दूर से आई है, भूख लगी होगी इन्हें। अरे तू इसकी चिंता मत कर, वो सब मैं पहले ही कर चुकी हूँ, तू बस इधर आ जा। अब रंजना उनके पास जाती है तो रानी उससे कहती है,
देख बहू, ये मेरी दूर की रिश्तेदार हैं। ये रिश्ते में बहन लगती हैं और तेरी मौसी सास लीला। नमस्ते मौसी जी। नमस्ते। कैसी है आप? नमस्ते बेटा, मैं अच्छी हूँ। लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। रानी, मैं तुझे जिस लड़की के बारे में बता रही थी वो बिल्कुल इसी की तरह लगती है। कौन सी लड़की मौसी जी? जब मैं यहाँ आ रही थी तो एक लड़की मेरे पास आई और मेरे सारे जेवरात चुरा कर भाग गई और वो बिल्कुल तेरी तरह दिखती थी। हाँ। नहीं नहीं लीला, अब मेरी बहू ऐसी नहीं है। मैं भी कहा ऐसा कह रही हूँ, बस मुझे लगा ऐसा कि ये उसकी तरह दिखती है। रंजना जब घर में आई थी तो उसके साथ उसका बैग भी था, लेकिन वो बैग को गेट के पास ही रखकर आई होती है और उसके बारे में भूल जाती है। थोड़ी देर बाद राजीव घर पर आता है और घर में घुसते ही उस बैग को देख लेता है और समझ जाता है कि ये बैग तो रंजना का है। इसका मतलब रंजना रोज बाहर जाकर लोगों की जेब काटती है और उनका सामान चोरी करती है। फिर वो रंजना के पास जाकर उससे कहता है, रंजना, क्या है ये सब और ये तुम कब से कर रही हो? मुझे माफ कर दीजिए राजीव जी, मैं आदत से मजबूर हूँ। मेरे हाथ जब भी कोई जेब या अच्छी चीज देखते हैं तो खुद ही उसकी हासिल करने के लिए चल पड़ते हैं। इन दोनों की आवाज सुनकर रानी और लीला भी उनके कमरे में आ जाती है और उन्हें सब कुछ पता चल जाता है। फिर वो राजीव को भी सब बताती है कि कैसे इसने लीला को लूटा था, फिर कैसे अनजान बन गई। इस पर उसकी सास रानी पुलिस को बुलाने का सोचती है, लेकिन जब रंजना सभी से हाथ जोड़कर माफी मांगती है तो वो लोग उसकी हालत देखकर उसे माफ कर देते हैं और फिर रंजना कभी किसी की जेब नहीं काटा करती। फिर सब ठीक हो जाता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। चंदनपुर गांव में सुखिया नाम का एक गरीब किसान फावड़ा लेकर दोपहर की कड़ी धूप में अपने खेत की जमीन को खोद रहा था। काम करते हुए वो पसीने पसीने हो जाता है। तभी वहाँ से गुजर रहा गांव का सेठ उसकी हालत को देखकर कहता है, मूर्ख सुखिया, कितनी भी मेहनत कर ले लेकिन तेरे इन बंजर खेतों में फसल तो क्या घास भी नहीं उगने वाली। ऐसा क्यों कहते हो सेठ? ले देकर मुझ गरीब के पास यही 4 खेत तो हैं। थोड़ी मेहनत करने से क्या पता जमीन थोड़ी उपजाऊ हो सके। अरे तू बस अपने ही देख, तेरे बाप के रहते ये जमीन खराब हो गई थी। कितनी ही सिंचाई की इन 4 खेतों की तेरे बाप ने, लेकिन जमीनें बंजर की बंजर ही रही। तभी तो 4 खेत होने के बाद भी तू गरीब ही है। सेठ, गरीब हूँ तो क्या अपने इन 4 खेतों से आस छोड़ दूं? सूखे ही सही, पर है तो मेरे ही ना। जब तक जिंदा हूँ इन्हें उपजाऊ बनाने के तरीके ढूंढता रहूंगा। तू गरीब बैल बुद्धि नहीं सुधरेगा। अरे ये जमीन तो किसी को दफनाने लायक भी नहीं लग रही मुझे। तभी वो सेठ वहाँ से चला जाता है और सुखिया फिर से खेत को फावड़े से खोदने लगता है। सुबह से शाम हो जाती है। सुखिया अपने खेतों में पानी छोड़कर घर की ओर चला जाता है। कुछ देर में थका हारा सुखिया अपने छोटे से मकान में पहुँचता है, जहाँ उसकी पत्नी रमा और उसके 2 बच्चे, बेटी मीना और बेटा सूरज रहा करते थे। रमा सुखिया को पानी देती है। तभी सुखिया कहता है, रमा, बहुत भूख लगी है, खाना बना। हाँ, आज तो बन गया, लेकिन कल बनेगा या नहीं ये तो भगवान ही जाने। अनाज खत्म हो गया है घर में। माँ शांत हो जाइए, बाबा थके हारे खेत से लौटे हैं, उन्हें पानी तो पी लेने दीजिए। अरे तो कौन सा खेत में फसल बोकर आ रहे हैं? कहने के लिए 4 खेत हैं, लेकिन काम एक में भी नहीं। देखिए, उन बेकार के खेतों में फालतू की मेहनत करने से अच्छा है किसी बड़े आदमी के खेत में मजदूरी कर लीजिए। कम से कम 4 पैसे तो घर में आएंगे ना। अपने खेत होते हुए मैं क्यों किसी के खेत में काम करूँ रमा? क्योंकि आपके गरीब परिवार को आपके वो बेकार 4 खेत 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते, न ही आपके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा निकाल सकते हैं। मेरी मानिए तो बेच दीजिए उन खेतों को। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? बाबा खेत बेचने के खिलाफ हैं, आप जानती हैं ये बात, फिर भी आप ये कह रही हैं। मैं अपने खेत किसी हालत में नहीं बेचूंगा और तुम चिंता मत करो, हमारे हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहेंगे। ये सब बातें छोड़िए बाबा, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। सुखिया एक गरीब किसान था, जिसके कंधों पर घर के खर्च और 2 बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी थी। सुखिया के पास उसके 4 खेत जरूर थे,
लेकिन उनमें फसल की उपज नहीं हो पाती थी, क्योंकि सारे खेत बहुत पहले ही सूख कर बंजर हो चुके थे। लेकिन सुखिया को लगता था कि वो उनमें सिंचाई और खुदाई करके उसे उपजाऊ बना ही लेगा। इसीलिए वो अपने खेतों पर मेहनत किया करता था, जिससे उसकी पत्नी रमा परेशान रहा करती, क्योंकि घर में आमदनी आने का और कोई साधन जो नहीं था। अगली सुबह सुखिया फिर अपने खेतों की तरफ निकल पड़ता है, तो देखकर हैरान रह जाता है कि शाम को पानी से सिंचाई करने के बाद भी उसके खेतों में कोई नमी नहीं है और वो सूखे के सूखे ही रहते हैं। वो निराश होकर घर आता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं और घर में पैसों की किल्लत के चलते सुखिया आखिरकार गांव के एक बड़े आदमी के खेतों में जुताई की मजदूरी को शुरू करता है। एक रोज जब वो काम के लिए निकल रहा था, तभी उसकी पड़ोसन निर्मला उसे टोकते हुए कहती है, का हो चार खेतन वाले भैया, सब कुशल मंगल है कि नहीं? अरे क्यों गरीब का मजाक बनाती हो निर्मला बहन? 4 खेत का मालिक दूसरे के खेत में मजदूरी करने जा रहा है बस। अरे इसमें मजाक बनाने वाली कौन बात है? अच्छा हमरे एजी पूछ रहे थे, आप 2 महीना पहले 5,000 रुपये उधार लिए थे ना, कब लौटा रहे हो? देखो हमको थोड़ी जरूरत है इसलिए पूछ रहे हैं। निर्मला बहन, अभी तुमसे मेरी हालत कहाँ छुपी है? जैसे ही पैसे आएंगे मैं तुम्हारी उधारी चुका दूंगा, थोड़ा समय दो। देखो सुखिया भैया, जरूरत के बखत पर हमने तुम्हारी मदद की, ऊपर से ब्याज भी नहीं मांगे। बाकी 1-2 दिन में उधारी चुका दो, कहे कि हमको भी पैसे का काम है ना। सुखिया बेचारा कुछ नहीं बोल पाया और निर्मला अपनी बात कहकर वहाँ से चली गई। समय बीतता है। सुखिया मेहनत से काम करके एक पैसे जोड़ता है ताकि उधारी लौटा सके। लेकिन तभी उसके बेटे सूरज की तबीयत अचानक खराब हो जाती है, जिसके कारण उसकी दवाई और इलाज में पैसे लगते जाते हैं और वो निर्मला के पैसे नहीं दे पाता। कि तभी एक रोज जब वो काम से नहीं लौटा होता, तब निर्मला उसके घर आती है। अरे निर्मला बहन, आप आओ ना, बैठो। बैठने नहीं आए हैं, मुझे तो बस ये बता दो भाऊजी, तुम की पैसे कब लौटाओगे हमको? अरे हमारी परेशानी समझो। निर्मला बहन नाराज मत हो, अभी सूरज की तबीयत खराब है, पैसों की किल्लत हो गई है, वरना मैं आपके पैसे देने ही वाली थी। अरे पैसे की तंगी है तो 4 खेतन धरे हैं, उनको बेचकर अपनी तंगी काहे नहीं मिटाते? अरे हमको भी बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करे अब। निर्मला गुस्से में रमा को बहुत कुछ सुना कर चली जाती है। ये सब देखकर उसकी बेटी मीना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अपने बाबा के लौटने पर वो सारी बात उसको बताती है। तभी रमा भी सुखिया से कहती है, सही तो कहकर गई है निर्मला बहन। अरे 4 खेतों में फसलें तो लहराने से रही, कम से कम खेत की जमीन को बेचकर कुछ पैसे तो हाथ आएंगे। और अब भी समझ नहीं आ रहा ना आपको, तो हमें दफनाने के लिए बचा कर रखो अपने खेतों को। रमा की ये बात सुखिया को दुखी करती है और वो अपना फैसला बदलते हुए अपने 4 खेतों को बेचने का फैसला करता है, जिसके लिए वो अपने और पास के गांव के बड़े सेठ और अमीर लोगों से बात भी करता है। लेकिन सूखे खेतों को खरीदने के लिए कोई राजी नहीं होता। एक रोज सेठ अपने घर में बैठकर अखबार पढ़ रहा था, जिसमें चौंकते हुए वो एक खबर पढ़ता है। 1 महीने के भीतर चंदनपुर गांव को शहर से जोड़ने के लिए हाईवे बनाने की शुरुआत की जाएगी। क्या बात है, फिर तो वहाँ के आसपास की जमीनों को सरकार ऊंचे दामों पर खरीदेगी। 1 मिनट, उस गरीब सुखिया के 4 खेत भी तो मेन सड़क के पास ही पड़ते हैं। अगर मैं उसके सूखे खेत औने पौने दाम में खरीद लूं, तो मुझे 1 महीने बाद उस सूखी जमीन की अच्छी मोटी रकम मिल जाएगी। लेकिन ये खबर सुनकर सेठ से ज्यादा जो खुश होता, वो इस बात से बिल्कुल अनजान था। अगले दिन सेठ सुखिया के घर आता है और उससे खेतों को खरीदने की बात करता है। लेकिन सेठ 2 दिन पहले तो आपने मना कर दिया था मेरे सूखे खेतों को खरीदने से, तो फिर अब? अरे आपको क्या लेना देना, हम गरीब के सूखे खेत बिक रहे हैं, यही बहुत है ना। अरे सुखिया, मेरा तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन तेरी ऐसी गरीब हालत देखकर मुझे तरस आ गया, तो मैंने सोचा कोई नहीं, जैसे इतनी जमीन है मेरे पास, वैसे 4 खेत और सही। भगवान की दया से पैसों का बहुत धनी हूँ, तो खेत के जो भी पैसे बनते हैं उसे लेकर तेरी हालत में कुछ सुधार आ जाएगा। अपने 4 सूखे खेत बेचकर कुछ पैसे आने के चलते सुखिया सेठ को अपने खेत की जमीन देने के लिए राजी था। साथ ही सेठ से दाम का हिसाब किताब भी कर लेता है। अगले दिन सुखिया अपने खेतों की जमीन के कागजात लेकर खेत पहुंचता है।
जहाँ सेठ पहले से ही अपने नौकर के साथ आया था। सुखिया आखिरी बार अपने चारों खेतों को नजरें उठाकर देखता है और खेत सेठ को बेचने के लिए कागजात पर अंगूठा लगाने को होता ही है कि तभी उसकी बेटी दूर से ही उसे आवाज लगाकर कहती है, बाबा रुकिए। उसके हाथ में वही अखबार होता है और वो दौड़ते हुए वहाँ आती है और सुखिया को हाईवे वाली खबर सुनाते हुए कहती है, बाबा ये खबर कल ही छपी है और ये कोई झूठी खबर नहीं है। काका की चाय की दुकान पर टीवी पर भी मैंने ये खबर देखी थी और सुरेश भैया के फोन में भी इसके बारे में पूरी जानकारी निकाली। बाबा क्योंकि हमारे चारों खेत इस मेन सड़क से लगते हैं और यही हाईवे बनेगा, इसलिए हमारी जमीन के लिए सरकार हमें अच्छी खासी रकम देगी। तो अब समझा मैं कि क्यों सेठ आप अचानक से खेत खरीदने को राजी हो गए। सेठ की बोलती बंद हो जाती है और सुखिया अपना फैसला बदलकर सेठ को खेत नहीं बेचता और ठीक 2 हफ्ते बाद सरकारी कर्मचारी उसके घर खेतों की जमीन को लेकर पूछताछ के लिए आते हैं और सारी कागजी काम होने के 1 महीने बाद सुखिया को उसके चारों खेतों के बदले एक अच्छी खासी रकम मिलती है और आखिर में उस गरीब के 4 खेत ही उसकी गरीबी को दूर करते हैं।